अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस SRO के हवाले से जो कि FBR की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी लोग गाड़ियों के लेन देन के कारोबार से मुंसलिक हैं उनको सेल्स टैक्स जो है सेलिंग पे भी और परचेजिंग पे यानी ख़रीदो फ़रोख्त पे देना पड़ेगा और 17% जो है वो फाइलर्स देंगे और 20% यानी 3% इजाफी जो है वो नॉन फाइलर्स देंगे। मगर क्या इसका इतलाक़ एक आम आदमी पर भी होगा, इंडिविजुअल पर भी होगा या सिर्फ कार डीलर्स पर होगा? ये एक कन्फ्यूजन सी इस वक्त मार्केट में पाई जा रही है और यकीनन अगर गाड़ियों के लेन देन के कारोबार के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर भी एक खलल जो है वो नज़र आ रहा है कि जिनका अगर गाड़ी का टोकन हुआ है तो वो रुक गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी इस तरह की भी बातें की गई हैं कि अगर आपने गाड़ी की सेलिंग परचेजिंग करनी है तो वो आपने कैश पे नहीं करनी है, नकद नहीं करनी है, वो आप कर सकते हैं बैंक के ज़रिए। तो इसका इतलाक़ किस किस पर होगा, इस हवाले से भी एक कन्फ्यूजन जो है पाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं अंजुमन ताजरान जेल रोड जो है मौजूद हैं, शहजादा सलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दें, हम देख रहे हैं कि मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है जब से वो SRO FBR की जानिब से जारी किया गया है कि 17% सेल्स टैक्स जो है गाड़ियों पर अदा करना पड़ेगा। ये किस किस को अदा करना पड़ेगा, कौन अदा करना पड़ेगा, प्रॉफिट पे सिर्फ अदा करना पड़ेगा या पूरे पैसों पे अदा करना, ये ज़रा बता दें, क्योंकि आवाम ये जानना चाहते हैं कि जब हम गाड़ी लेते हैं शोरूम से 0 मीटर निकलवाते हैं तो सेल्स टैक्स तो हम दे के आते हैं। भाई मेरा ज़रा ब्रेक में पैर रख के आए, मैं आपको एक एक बात का जवाब दूंगा, लेकिन ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस हुकूमत से कभी किसी को खैर की तवक्को खैर हुई आज तक? जब से 2 साल हो गए इनको आए हुए को, इनसे कोई खुशी खबर आई आवाम को? कोई अच्छा काम किया इन्होंने? ये जब गवर्नमेंट में आए तो इनका ये नारा था कि हम ताजरों को सहूलतें देंगे, ताजरों को सपोर्ट करेंगे कि वो अपने कारोबार बढ़ाएं और नौकरियां लोगों को दें। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था इन्होंने देने का। इसके बरअक्स जो चलते हुए कारोबार हैं उनको भी ये बंद करते जा रहे हैं, जिसकी एक मिसाल ये 17% सेल टैक्स भी है। देखिए मेरी बात सुने, जब गाड़ी बाहर से इंपोर्ट होती है पाकिस्तान, उस वक्त पोर्ट से तब गाड़ी निकलती है जब 17% सेल टैक्स वो पे करें। ठीक है। जब लोकल गाड़ी जो सैंपल होती है यहाँ पे, वो फैक्ट्री से बाहर निकलने तब उसको इजाज़त होती है जब वो सेल टैक्स पे कर दे। ठीक है। तो ये चली हुई गाड़ी, पुरानी गाड़ी पर सेल टैक्स की मुझे कुछ मंतक समझ नहीं आ रही। वो उनका मौक़िफ़ ये है कि आपको एक तो हम डॉक्यूमेंटेशन में लाना चाहते हैं, बिलफर्ज माल 10 लाख रुपए की गाड़ी मैं ख़रीदता हूँ आपसे, ठीक है, आपको मैं बाया चेक पेमेंट करूँगा, थ्रू चेक। अच्छा। और वो उस चेक की कॉपी अपने पास रखूँगा मैं। वो 11 लाख रुपए की गाड़ी सपोज मैं भेज देता हूँ इकबाल साहब को, तो इकबाल साहब मुझे जो 11 लाख देंगे वो भी थ्रू चेक देंगे मेरे नाम का, ठीक है, जो मैं अपने बैंक में जमा कराऊँगा और उसका भी रिकॉर्ड रखना है। अच्छा, मुझे बचा 1 लाख रुपया, 10 की मैंने खरीदी, इनसे 11 को बेच दी इनको। वो जो लाख रुपए मैंने कमाया है, उस लाख रुपए के ऊपर 17% हमने सेल टैक्स के नाम पर देना है। प्रॉफिट पर भी टैक्स देना है जनाब? नहीं तो उसके अलावा आप जो यहाँ पे शोरूम वाले हैं वो टैक्स अदा नहीं करते? यही तो हम रो रहे हैं। ये हमारी हमारी इनकम पर ये सेल टैक्स लगाया है ना, तो हमारी इनकम पे इनकम टैक्स तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। प्रोफेशनल टैक्स हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स हम दे रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स हम दे रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स। ये हमें मार देना चाहते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कितने टैक्स लेने हैं इन्होंने ताजरों से। इन्होंने तो कहा था कि हम ताजरों को सहूलत देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट की जा रही है। ये हमारे जो छोटे मोटे कारोबार हमारे चल रहे हैं, ये उनको भी बंद करना चाहती है हुकूमत। ये इंतहाई जुल्म है। ये किसी भी सूरत पे लागू नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान के कार डीलर्स बाहर निकल आएंगे सड़कों के ऊपर और भरपूर एहतजाज करेंगे। देखें मेरी बात सुने, हमारे पाकिस्तान में 3 कार शोरूम वालों ने खुदकुशियाँ की हैं। 3, एक कराची में, एक साहिवाल में, एक फैसलाबाद में। यानी कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से कार डीलर्स का कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है। हमारे 40% शोरूम ऐसे हैं जो सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं।
जो बंद हो गए, ख़त्म हो गए हैं, वो नाम पुराने पुराने सब ख़त्म हो गए हैं। तो अब ये जो चंद बचे हुए हैं, इसको भी 60% जो बचा है, इसको भी गवर्नमेंट बंद करना चाहती है। तो सर मुतालिबात अब क्या है आपके हुकूमत से? हमारे मुतालबात यही हैं कि ये जो इन्होंने काला कानून लागू करने की कोशिश जो कर रहे हैं, हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे। ये जो SRO उन्होंने इशू किया है, इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए। किसी भी सूरत हमने नहीं, ये हमें कबूल नहीं है, किसी भी सूरत कबूल नहीं है। और सलीम साहब को यही कहना है, शहजादा सलीम साहब का, कि अगर इसको इसी तरह से लागू किया गया तो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। बस अब आप बताइए, हुकूमत की जानिब से एक इक़दाम तो अब सामने आ गया है, इस पर आपका आइंदा से लाएमल क्या होगा और आप इसको कैसे देखते हैं? अगर हुकूमत चाहती है कि तमाम जो इस तरह की डीलिंग्स हो रही हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका मकसद शायद ये है कि वो फाइलर बन जाएं और सारे FBR के रिकॉर्ड में भी आ जाए। ऐसा नहीं है। मेरा जो एक आम, चूँकि मैं थोड़ी सी सियासत की भी समझ रखता हूँ और ताजिर भी हूँ, मैं जो बड़ी नज़र से देख रहा हूँ, मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि ये इस ताजर को, पाकिस्तान के ताजर को, वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ है, उसको डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है। उससे नुकसान ये होगा कि ये खुदा न खासा पूरा मुल्क ही कहीं डिसमेंटल ना हो जाए। क्योंकि हो ये रहा है कि कराची से लेकर खैबर तक हमारे प्रेसिडेंट साहब शहजाद सलीम साहब से कल रात से अब तक कुछ 100 कॉल्स ऐसी आ चुकी हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, तुले बैठे हैं कि हम अपना कारोबार ही बंद कर देते हैं। अच्छा। तो प्रेसिडेंट साहब हमारे जो हैं वो उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत से कह रहे हैं कि खुदारा ऐसे कानून मत, मुर्गी को अंडे ले लें उनसे, मुर्गी को ज़िबा ना करें। मेरे ये प्रेसिडेंट साहब का कहना है। और प्रेसिडेंट साहब ने पूरे पाकिस्तान में लोगों को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर कोई अच्छा अभी भी होश के नाखून ले ले हुकूमत पाकिस्तान, तो ये कारोबार के चंद लोग जो बच गए हैं इस कारोबार से वाबस्ता, वो बेचारे अपने बच्चों की रोटी कमा सकेंगे। अदरवाइज़ हालात ये हो गए हैं कि लोग यहाँ पर ख़ुदकुशियाँ, तो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, कर ही रहे हैं। दूसरा ये हालात हैं कि कारोबार बंद हो चुके हैं लोगों के यहाँ से, और मज़ीद बंद हो रहे हैं। अगर सारे कारोबार इसी तरह बंद होते गए तो एक दिन आएगा ये मुल्क भी बंद हो जाएगा। नहीं, मगर सूरत हाल हम जो देख रहे हैं वो इस वक्त ये है कि कोरोना का एक कहा जाता है हुकूमत की जानिब से, कोरोना की वजह से बहुत सारी बेरोज़गारी बढ़ी है। जो मालिकान है या जो बिज़नेस ओनर्स हैं, वो कहते जी क्योंकि हमें नुकसान हुआ है, तो उन्होंने या तो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम कर दिया या एम्प्लॉयज़ को नौकरी से फारिग कर दिया, क्योंकि ये भी सूरत हाल है। यानी बेरोज़गारी कम हुई है, सैलरियों में कटौतियाँ हुई हैं, मगर महंगाई एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ ये इस तरह के सेल्स टैक्स इजाफी जो हैं लगाए जा रहे हैं। आप बताइएगा, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इम्प्लीमेंट हो सकेगा इस तरह का कोई लॉ कार डीलर्स पे? पूरी दुनिया के अंदर ना गवर्नमेंट्स ने, यूरोप में, अमेरिका में ताजरों को अरबों रुपये की सब्सिडीज़ दी हैं टैक्सेस के अंदर। और मुझे समझ नहीं आ रही अभी, अब हम ताजर जो हैं वो कोविड के असर से बाहर नहीं निकले, कारोबार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक नया जालिम काला टैक्स ला के ऊपर लगाया जा रहा है। हम टैक्सों के ख़िलाफ़ नहीं, हम ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं, लेकिन आप देखें कि इस वक्त मुल्क की हालत क्या है कि आप एक के बाद एक नया टैक्स लगाते जा रहे हैं। इस तरह जो इकॉनमी रिवाइवल की तरफ चलनी शुरू होगी वो तो बैठ जाएगी। आप ताजरों को ज़िंदा रहने दें ताकि वो टैक्स दें। आप टैक्स ज़रूर लें, हम टैक्स दे रहे हैं और पिछले कई साल से दे रहे हैं और आगे भी देंगे, लेकिन इस तरह के टैक्स लगा के आप अपनी इकॉनमी के ऊपर मजीद बोझ डालने वाली बात है। अगर मैं रहूँगा, कारोबार रहेगा, तो टैक्स लेंगे ना। अब सेल्स टैक्स के बाद एक नया टैक्स, खान टैक्स लगा के ले आएंगे, उसके बाद कोई चोरी टैक्स लगा के ले आएंगे। इस तरह काम नहीं चलेगा। कोई भी जो सियासी गवर्नमेंट है वो आवाम की फलाह के हिसाब से टैक्सेस लगाती है, ना कि आवाम को दबाने के टैक्स लगाए। ऐसा काला कानून कभी मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। इस तरह के टैक्सेस, बेहुदा टैक्सेस मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुए जो इस अवामी फलाही गवर्नमेंट के अंदर लग रहे हैं। जो नारा मार के आए थे तब्दीली का, वो अगर यही तब्दीली थी गर्दन दबाने वाली, तो फिर इस तब्दीली से तो अल्लाह में महफूज रखे। अच्छा जी, तब्दीली से उम्मीदें तो बहुत सारे लोगों को है, वोट भी शायद लोगों ने इसलिए दिए थे, लेकिन उम्मीद पर कब पूरा उतरते हैं यकीनन एक सवालिया निशान है। अच्छा, हमें ये भी बताएगा, हम ये भी जानना चाहते हैं, हम देखते हैं कि कहा जाता है कि डॉलर की कीमत जब भी तब्दील होती है तो उसमें हर चीज़ महंगी हो जाती है। गाड़ियों की कीमतों में अब जो सोचता है कि मैं गाड़ी लूँ, कितना फ़र्क आया है पहले से, ये भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। सर, ऐसा है कि 2 सालों के अंदर गाड़ियों की कीमतों में तकरीबन 40 से 45% तक फ़र्क आ गया है। 40 से 45 2 साल में 105 का डॉलर था, आज 165 का डॉलर है। आप खुद उसके साथ रेशो में फ़र्क करें तो कितनी हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई है। देखें जी,
पहले तो बात ये है 10 लाख की गाड़ी अगर महंगी हुई है 12 लाख की या 15 लाख की हो गई है, 3 लाख कीमत बढ़ गई है, उतनी आप देखें हमारी करेंसी भी तो डिवैल्यू होगी, हम कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए हैं। और इसके अलावा अगर किसी ने गाड़ी बेचनी है दूसरी भी तो खरीदनी है। बिल्कुल, वो ऑब्वियसली जैसे 13 लाख की गाड़ी बेच रहा है वो 21 लाख रुपए की दोबारा नहीं भी ले रहा है, तो उसमें भी तो वो सेल टैक्स दे रहा है ना ज़्यादा। तो ये दोबारा एक चीज़ के ऊपर एक दफ़ा ले लिया गया टैक्स, तो मज़ीद दोबारा उसके ऊपर सेल टैक्स लेना तो मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी है ये। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जब ये हुकूमत तब्दील हुई, यहाँ पर ये हुकूमत आई नई, तो गाड़ी थी 20 लाख रुपए की, अब वो गाड़ी हो गई है 30 की नहीं हुई बल्कि 40 लाख की हो गई है। जो 22 लाख रुपए की गाड़ी थी, 24 लाख की गाड़ी थी, वो 43 की बिक रही है। करोला की गाड़ी आप सोच सकते हैं, करोला गाड़ी 43 की बिक रही है। आम करोला जो है वो गाड़ी, यानी वो गाड़ियां जो लग्जरी कार्स, ऑडी, मर्सिडीज, वो अलग है, ये मीडियम क्लास इस कीमत में तो वो गाड़ियां दस्तयाब होती थी आज से 2 से 3 साल पहले। 2 से 3 साल पहले। अच्छा, जो 50 लाख की गाड़ी थी वो करोड़ पर चली गई है, जो 20 लाख की गाड़ी थी वो 40 लाख पर चली गई है, और जो 6 लाख से 7 लाख की गाड़ी थी वो इस वक्त 16 लाख, 18 लाख, 10 लाख, 12 लाख की बिक रही है। तो सर, इस हवाले से आप लोग हुकूमत को कहते नहीं है कि कोई इकदाम करें कि यकीनन जो परचेज़र है, एक बंदे ने ज़हन बनाया होता है कि जी मैं 1 साल बाद गाड़ी ख़रीदूँगा, गाड़ी की जो कीमत है वो 12 लाख रुपए है, मगर जैसे वो पैसे जमा करता है उसी गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए हो जाती है। तो ये कितना बड़ा धचका पहुँचता है उस शख्स को जिसने एक जहन बनाया होता है, पैसे जमा किए होते हैं, 1 साल में कीमतें इतनी बदल गई हैं चीज़ें। ये नई गाड़ियों वाले हैं जो इन्हें अपनी मोनोपोली बनाई हुई है, ये जब चाहते हैं बढ़ा देते हैं कीमतें, क्योंकि इन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब रिकंडीशन गाड़ी आती थी तो उसकी वजह से इन पे वो दबाव रहता था, ये सोचते थे कीमत बढ़ाएंगे तो वो नहीं बिकेगी। उसको नई गाड़ी पे ऑन भी होता है, कई लाख रुपया लेते हैं, रिकंडीशन गाड़ी पे ऑन नहीं होता था, इसलिए इन्होंने उसको भी बंद कर दिया, और अब ये कीमतें आसमान पे जा रही हैं। और ये जो टैक्स इन्होंने लगाया है वो हम एक गाड़ी बेचते हैं उसमें 20-30 हज़ार या 40 या 50 हज़ार मुनाफा आता है, वो हम अपनी रिटर्न में शो करते हैं। रिटर्न में ये लिए देते हैं, जो टैक्स बनता है हम वो देते हैं। फिर ये इन्होंने PR पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो बना दी, उस पर वो लगाया, वो भी हम पे कर रहे हैं। अब ये 17% हम कहाँ से देंगे? हम किसी गाड़ी पे फ़ायदा होता है, किसी पे नुकसान होता है। हम अपने अखराजात पूरे नहीं हो रहे, लोग खुदकशियों पे उतर आए हैं, मुलाजिम को निकाल दिया गया है, कई शोरूम बंद हो गए हैं, किराएदार किराया नहीं दे सकते। ये सब सरासर ज़्यादती है। अगर इसको वापस ना लिया गया तो हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे, फिर हम देखेंगे ये इमरान क्या करता है जो तब्दीली लेके आया है। तब्दीली ले हमें इसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में। नहीं जी, इनका ये कहना है कि तब्दीली की हमें ज़रूरत नहीं है। आप बताइएगा, आप इस नए टैक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि FBR का मौक़िफ़ ये है कि हम लोगों को ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं कि अगर कोई शख्स गाड़ी बेचता है वो ये बताएगा कि किससे ली है, कितने में ली है और आगे बेची है तो किसको बेची है और कितने में बेची है, और सारी ट्रांजैक्शन जो है ये ऑनलाइन होगी, यानी बैंक के थ्रू होगी। कैश में ट्रांजैक्शन पर अब पाबंदी लगा दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मसला ये है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो तो इस वक्त तकरीबन सोई हुई है, उसको किसी से कोई गरज नहीं है, वो सिर्फ अपने मफादात को देख रही है, ना वो किसी शोरूम वाले के मफादात को देख रही है, ना किसी मुलाजम के मफादात को देख रही है, वो सिर्फ अपने मफादात को देख रही है। और वो भी क्या है, वो हमें तो आज तक कुछ नज़र ही नहीं आया जो उनके मफादात हैं। तो इसीलिए जो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो सिस्टम है, ये पहले ही इतने टैक्सेस लगे हुए हैं कि हमारे तो अपने खर्चे जो हैं वो पूरे नहीं होते। बिजली के बिल वो जो है वो डबल से डबल हुए हैं। उसके बाद हमारे मुलाजमीन जो है, हमने जहाँ 2 मुलाजमीन होते थे वहाँ 1 आध मुलाजम रह गया है। तो ये तो सिलसिले जो है ना, ये हुकूमत जो है ना वो सोच नहीं रही है, वो अपनी मनमानियाँ करी जा रही है, जिससे ये हमारे लिए बहुत नुकसान है। इनके लिए जी नुकसान है। उनका यही कहना है कि किसी भी सूरत में इस SRO को जो FBR की जानिब से जारी किया गया वो हम कबूल नहीं करेंगे और इसको रिवर्स करना ही होगा, नहीं तो एहतजाज किया जाएगा। अच्छा, एक जो कन्फ्यूजन एक इंडिविजुअल के एंड पे पाई जा रही है, एक आम शहरी के एंड पे, कि उसको अब क्या करना होगा? क्या वो गाड़ी बेच सकता है विदाउट डीलर की इन्वॉल्वमेंट, और क्या अगर वो गाड़ी बेचता है तो उसे सेल्स टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा? ये भी मालूमात यकीनन लेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं FBR के SRO के हवाले से, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि ट्रेडर्स अगर कोई गाड़ी बेचते हैं, ख़रीदते हैं और उस पर उनको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट की अमाउंट पर उनको 17% फाइलर को सेल्स टैक्स देना पड़ेगा और 20% देना पड़ेगा जो कि नॉन फाइलर्स हैं। सर अब हमें ये ज़रा समझा दीजिए, अभी तक तो हमने बात की कि जो शोरूम ओनर्स हैं उनके ऊपर क्या चीज़ें जो है उसका इतलाक़ होगा, मगर एक आम शहरी है वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है या वो गाड़ी परचेज़ करना चाहता है तो उसके ऊपर इसका इतलाक़ कैसे होगा, ये भी हमें ज़रा समझाइए। देखें, उसका इन्होंने रखा है चूँकि उन्होंने ये सारी ट्रांजैक्शनें थ्रू बैंक कर दी हैं। आप और आप एक दूसरे से गाड़ी नहीं ख़रीद सकते। अगर आपने गाड़ी ख़रीदी है इनसे तो आपको लाजमी आना पड़ेगा शोरूम वाले के पास। अच्छा। हम शोरूम वाला अपनी स्टैंप लगाएगा, अपनी सेल रसीद इशू करेगा और सबसे पहले FBR का 17% काटेगा, आप उसको देंगे तब वो आपको अपनी सेल रसीद इशू करेगा। और वो 17% वो शोरूम वाला पाबंद है कि वो FBR को जमा करवाए। जी हाँ, तो इसका मतलब अगर आपने अब सेलर और परचेज़र आपस में भी हैं, आप दोनों का शोरूम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, लेकिन शोरूम बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा। अच्छा, शोरूम इस तरीके से आप बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम पहले तो यही देखते हैं कि अगर किसी शख्स ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी हुई हैं वहाँ पे जाके एक ऐड लगाते हैं, गाड़ी बेच देते हैं। अब क्या इस नए SRO के बाद कि जिसमें ये इंश्योर किया जा रहा है कि गाड़ी किसने ली, किससे ली, किसको बेची, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी, तो फिर किस तरह से ये मुमकिन होगा? ये तो कारोबार को तबाह बर्बाद करने वाला हाल है। मतलब ये तो अच्छे जो छोटे मोटे अब कारोबार बचे हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये उनको भी बंद करने का एक साजिश लगती है। देखिए हमारा इतना खूबसूरत यंग जवान बच्चा था, क्या हाल बना दिया इन्होंने। इसी तरह सबको देख रहे हैं, सब परेशान, लोग ताजर परेशान, गाहक परेशान, अवाम परेशान। ये जब से ये SRO आया हुआ है डीलें हुई वापस हो गई हैं। क्यों शायद साहब? लोग डीलें वापस हो गई हैं। वापस हो गई हैं। फ़र्ज़ करें आप नून लीग में आए हैं गाड़ी लेने 26,50,000 रुपये नून लीग में। अब आप PTI में हैं, वही गाड़ी होगी 4350 की हो गई। आप क्या कि नून लीग बेहतर थी, चोर बेहतर थे, जो इंसाफ वाले वो डाकू बन गए हैं। नहीं, हमें ये समझाएं कि जो जब से SRO आया है तब से जितनी गाड़ियों के टोकन हुए या बयाने हुए उन पे कितना असर पड़ा है इस SRO? पहली बात तो कई हमारी डील वापस हो गई हैं, टोकन में वापस हो गए। दूसरी बात, जब का ये ऐलान हुआ है मार्केट में सुनाटा पड़ गया, कोई गाहक नहीं, कोई बाहर नहीं है, सिर्फ शोरूम में बैठे आपस में बातें कर रात को घर चले जाते हैं। आम आदमी पर अब किस तरह से इसका अगर इसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो किस तरह से असर पड़ेगा? सारी आम आदमी तो डर गया ना, अब भाग गया वो, अब उसने आना ही नहीं मार्केट में। ये 17% उसने कहना हर जगह पे मैं शो हो जाऊँगा, तब भी भाग गया। हमारे लिए तो प्रॉब्लम आ गई ना, तो इसलिए हमारे सूट ही नहीं करता। हमारा कारोबार थोड़ा बहुत चल रहा था, अब वो भी बंद हो गया। जो कारोबार थोड़ा बहुत चल रहा था वही बंद हो गया, इनका ये कहना है। अच्छा, हम ये भी सर समझना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह का कोई लॉ इम्पोज किया जाता है तो उसमें होता क्या है कि अगर किसी ने 20 की गाड़ी ली तो उस पर क्योंकि प्रॉफिट पे 17% पड़ना है, पूरी अमाउंट पर नहीं पड़ना है, तो ऑन रिकॉर्ड शो कर दिया जाएगा कि जी हमें इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ, उसके ऊपर बिट अदा किया। कहने का मकसद तो मेरी जान, मेरे प्यारे भाई, यही हुआ ना कि गवर्नमेंट खुद हमें चोर रास्ते मजबूर कर रही है, चोरी करो, चोरी वाले रास्ते पे जाओ, 2 नंबरी उकसा रही है हमें। इसका मतलब है तो ये तो ज़्यादती है ना। मैं अपना कारोबार करने दें, टैक्स हम या तो दे ना रहे हों, 36 किस्म के टैक्स हम लोग दे रहे हैं। इनकम टैक्स, PRA का टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, टैक्सी टैक्स, और तो इनकम नाम की तो चीज़ रह ही नहीं गई। उससे वाई टैक्सों के इतनी जान हमें रहने दें कि ये जो टैक्स ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं वो देते रहें, कि ये उन टैक्सों से भी इनका हाथ ना धो। अच्छा सर, होता ये है कि जब इस तरह का कोई टैक्स इम्पोज किया जाता है दूसरे ममालिक की अगर हम बात करें तो फिर बाकी चीज़ों में रिलीफ दिया जाता है। जैसे आप कह लें कि आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं या दीगर चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं रिलीफ जो है वो दिया जाता है। तो आपको इस टैक्स के बदले में कोई रिलीफ का जिक्र किया गया कि आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, वहाँ रिलीफ मिलेगा? वो सिर्फ दुआएं मिलेंगी वहाँ से, FBR से, जो आज तक किसी को नहीं मिली। सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रिलीफ इन्होंने क्या देना है? जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है 2 सालों में इन्होंने कभी किसी को 2 सालों में कि खैर की खबर इनकी तरफ से सुनी। आप भी मीडिया से तल्लक रखते हैं, हर शोबे में जाते हैं, हर बाज़ार में जाते हैं, हर तरह के बंदे से मिलते हैं, कहीं से आपको खैर की खबर मिली है? मुझे ये बताएं, किसी खुशी की खबर किसी प्रोफेशन के बंदे ने आपको दी है?
हर बंदा ही रो रहा है, हर बंदा ही बदहाली का शिकार है, हर बंदा ही कोस रहा है इस हुकूमत को और अपने नसीब को कि हमने क्यों इस गवर्नमेंट को हम लेके आए हैं। हर प्रोफेशन मेरा ख्याल है कि आपको यही बात करता होगा कि आप मेरे से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए इस बार। यानी आपको लगता है कि हमारे मुल्क की मईशत इस तरह के जो कानून है, इस तरह के ऐसा रोज़ उससे बेहतर नहीं हो सकती? आप बताएं जी, क्या आपको लगता है कि ऐसे अगर कानून बनाए जा रहे हैं या ऐसे SROs, पहली बात तो ये कि इसको किसी असम्बली से पास नहीं करवाया गया, डायरेक्ट SRO जो है वो जारी कर दिया गया कि अब इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इससे हमारी मुल्क की जो मईशत है, जो कि कोरोना की वजह से कहा जाता है कि मज़ीद ख़राब हो गई, माइनस में चलेगी, नेगेटिव में चलेगी, लेकिन वैसे शायद बेहतर होती है अगर कोरोना ना आता, तो इन SRO से बेहतर होगी, हमारी मईशत ट्रैक पे आ जाएगी वापस? सर मुझे नहीं लगता वापस आएगी, क्योंकि ऑलरेडी डुबो रहे हैं। गाड़ियों का वाहिद इदारा है या कह लें जो बेस्ट ऑफ द लाइन है पाकिस्तान में, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग पॉइंट तक। आप देख लें, मेरा ख्याल है कि 100 इदारे इसमें शामिल हैं, 100 कारखाने शामिल हैं, हर बंदा टैक्स दे रहा है। एक छोटा सा रबड़ वाला भी जो बना रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, गाड़ी सेल पॉइंट पे आ रही है वो भी टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी बुक हो रही है वो भी टैक्स दे रहा है, हर एक्साइज के मद में टैक्स ले रहे हैं, टोकनों के मद में टैक्स ले रहे हैं। अब यूज़ गाड़ी जो छोटे मोटे ताजिर हैं उनको माफ़ कर दें, इनकी मेहरबानी ये जुल्म ना करें, ये वाला टैक्स ना लगाएं। कैसे लोग काम चलाएंगे सर? हर बंदा नहीं करोड़ों से काम कर रहा है। इधर कोई बेचारे ऐसे भी जो 2-2, 4-4 लाख रुपए की गाड़ी लेके बेच रहे हैं, उनके किचन चल रहे हैं, कोई किराए पे बैठा हुआ है, कोई किसी के पास इन्वेस्टर बैठा हुआ है। खान साहब को आप रिक्वेस्ट करें, हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ये जुल्म ना करें। ये 17% वाला यूज़ गाड़ी पे जीरो में भी तो हम सारे टैक्स दे रहे हैं, देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, जो बुक करा रहा है वो भी दे रहा है, कंपनियां भी दे रही है, तो लोग तो ऑन भी देते हैं। यूज़ गाड़ी में काइंडली उनका हाथ शफकत करें, ना जुल्म करें। जो छोटे मोटे कारोबार चल रहे हैं, लोगों की दुकानें चल रही, किचन चल रहे हैं, और हमारी वजह से हमारे पास जो एम्प्लॉई हैं, हर किसी शोरूम पे 3-3, 4-4 लड़के हैं, छोटी 20 कोई तनख्वाह ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, उनके किचन चलने दें, खुदा रहा है, ना जुल्म करें, यूज़ गाड़ी पर टैक्स ना लगाएं, टैक्स लगाएं। ये हम उनको वार्निंग दे रहे हैं, ये वार्निंग है, हम 10 दिन का अपनी वार्निंग दे रहे हैं, हम पूरा पंजाब सड़कों पे आ जाएगा बस, ये इनको वार्निंग, इनको बस ये हम इनको पूरा पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आएगा। हम सब के साथ राब्ते में हैं, कराची से लेकर पेशावर तक, हर बंदा, हर कार डीलर परेशान है, हर कार डीलर ने सिर्फ बाहर निकलने की देर है। ये सियासतदानों ने और ये जो जमातें हैं, नून लीग और काफ लीग और PTI, इन्होंने क्या एहतजाज करने हैं? एहतजाज फिर हम करके ताजर करके दिखाएगा। जब ताजर निकलता है ना, वो तो मरा होता है, वो तो कहता है फिर हम तो मरे हुए हैं, बिल्कुल ही मार दो हमें। आपके सामने मौक़िफ़ आ गया है, उसके अलावा आम आदमी इससे किस तरह से मुतासर होगा इस SRO से, उस हवाले से भी इन्होंने हमें थोड़ा सा गाइड कर दिया है कि उसको अगर लेन देन करना होगा, सेल परचेज़ करनी होगी गाड़ी, तो उसके लिए उसे क्या कुछ करना होगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनके जो कारोबार होते हैं उससे बहुत से लोग वाबस्ता होते हैं, बहुत सारे मुलाजिम होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनकी किस तरह से उनका गुजारा हो रहा है, उनकी कितनी तनख्वाहें होती हैं, और अगर इस तरह से इनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसका नुकसान उन लोगों को किस तरह से हो सकता है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं FBI की जानिब से जारी किए गए SRO के हवाले से, और उसकी तफसील तो आपको यकीनन अब मालूम हो ही चुकी है। मगर ऐसे दिन जब बेरोज़गारी बढ़ रही हो, लोगों का रोज़गार बढ़ने के बजाय कम हो गया हो, उस दौरान आप अगर इस तरह के टैक्सेस लगाएंगे, उसका असर उन लोगों पर जैसे आएगा कि जिस तरह से हमारे साथ इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ शोरूम्स पे यहाँ पर काम करते हैं, तो उनसे भी हम जान लेते हैं कि अगर इस तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाता है कि 17% जो है शोरूम मालिकान जो गाड़ी की सेल परचेज़ करेंगे उन्होंने अदा करना है, तो उसका असर इन लोगों पर किस तरीके से होगा। नहीं जी, अगर आपके शोरूम मालिक को कहा जाता है कि हर गाड़ी की सेल परचेज़ पे 17% आपने मज़ीद, मतलब पहले जो टैक्स देते हैं वो अलग, मज़ीद देना है, तो आपको लगता है उसका असर आप लोगों पे आएगा? भाईजान वो आ चुका है, आना नहीं है, आ चुका है। आज 3 दिन से, ये 3 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन, उन्होंने कहा कि जी टैक्स लगाना है, टैक्स की वजह से कोई शोरूम पे गाहक नहीं आ रहा। अच्छा, गाहक ही भाग गया है। 1-2 सौदे हुए हैं, वो भी वो कहते हैं कि जी हम ये लेके तो हम कैसे अप्रूवल करेंगे कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। उन्होंने फिर हमसे पूछना है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। वो कहते हैं जी हमें डील फारग है, हम नहीं लेते गाड़ी। दूसरी मद में मुझे ये बताएं कि 20,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला मुलाजम वो कैसे पूरा करेगा। 7,000 रुपये मैं हूँ, 6 बच्चे हैं, 20,000 रुपया मैं सलीम मोटर से पे लेता हूँ,
तो उसका मैं 7,000 बिल दे दिया बिजली का। आगे पहले वो नहीं 7,000 रुपया बिजली का बिल, ऐसा क्या आप घर में करते हैं कि 7,000 रुपया बिजली का बिल है, 2 पंखे हैं हाँ। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 7,000 रुपये बिल जी 7,000 रुपया मैं अभी दिखा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। तो 6,000 7,000 आपका बिजली का बिल निकल गया। 20,000 में से बच्चों की तालीम है, बाकी अखराजात हैं, तो कैसे गुजारा करते हैं? और मालिक ये कह रहे हैं कि अगर 17% ये लग गया है ना टैक्स, मालिक कह रहे हैं कि जहाँ 4 मुलाजिम है वहाँ पे 2 मुलाजिम रखेंगे हम, यानी 2 को फारग करना पड़ेगा। 2 फारग करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? आप बताएं जी कैसे करते हैं अभी गुजारा। और अभी ये जो जब से ये SRO आया है और जब से ये फिजा चल रही है कि 17% टैक्स देना पड़ेगा, मार्केट में गाहक अभी आप रोज़ाना की बुनियाद पे जितने होते हैं अभी देख रहे हैं उतने बहुत कम हो गए, कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो इसका फिर कैसे आप पर असर कैसे पड़ेगा? आपको लगता है कि इसका कोई असर आप पर पड़ेगा आइंदा दिनों में? हमारे माल को पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा। हम महंगाई जितनी 12,000 से सैलरी है, हम कैसे गुजारा करेंगे ये समझ नहीं आ रहा। 12,000 रुपये तनख्वाह? हाँ जी। तो कैसे गुजारा करते हैं? 12,000 बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, गा नहीं रहा, गाड़ी नहीं ले रहा कोई। ये वो टेंशन। अभी 12,000 जो जिसकी तनख्वाह है, अभी गा खान दे, गाड़ी ले दे, तो ऊपर जी खर्चा मर्चा पानी मिल जाता है वो बंद हो जाएगा, तो 12,000 से क्या बनेगा? आप ही सोचिए ना, जो चीज़ हम पहले 150 लेके लेते थे अभी वो 300 की आ रही है। ये हुकूमत क्या कर रही है? हाँ बताएं जी। सर सब्जी लेकर आए कल हम, हाँ। आज वो सब्जी हमें मिली 300 रुपये की, घी और सब्जी वगैरह जो पहले ये सब्जी आज से 2 साल पहले जी मिलती थी 100 रुपये की, 200 रुपया बढ़ गई। दूसरे नंबर पर बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। मैं अभी इधर नौकरी कर, साहब ने वार्निंग दी है, आप भी हमारा ये टैक्स वगैरह लग रहे हैं, अगर ये यही पोजीशन हुई मुलाजिम जो मैं काम कर दूंगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करें, हम किधर जाएंगे फिर? पहले हमारी तनख्वाही कोई नहीं, 16-17 हज़ार रुपया था, उससे अपना खर्चा भी करते हैं, घर जाते हैं, बच्चों का भी और हर चीज़ का खर्चा होता है। हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? अगर माल इससे भी हम महरूम हो गए, हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? अगर इससे भी महरूम हो गए तो अपना गुजारा कैसा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं, पहले हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश देखते थे आम दिनों में भी, आज वो रश रौनक जो है मार्केट की जो होती है वो नज़र नहीं आ रही, गाहक उस तरह से नज़र नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि ये टैक्सेस की वजह से लोग आते नहीं हैं मार्केट में, गाड़ियाँ बिकना कम हो गई हैं, कस्टमर आते नहीं हैं। वो कहते हैं यार गाड़ी कैसे ख़रीदने, इतने टैक्स हैं, कोई फाइलर का चक्कर है, कोई नॉन फाइलर का चक्कर है। जब गाड़ी ख़रीदते हैं भाई इतना टैक्स देना पड़ेगा, लोग वजह से गाड़ी लेते नहीं हैं। तो मालिक वो कहते हैं कि भाईजान हम क्या करें? जब उनसे हम सैलरी की बात करते हैं वो कहते हैं हम सैलरी कैसे बढ़ाएं तुम लोगों की, 10-15 हज़ार रुपये सैलरी से गुजारा तो नहीं होता ना। वो कहते हैं यार गाड़ियाँ बिकेंगी, आप लोगों का भी घर चलेगा, हमारा भी चलेगा। जब ऑनर हजरात की चीज़ें निकल गई तो हम लोग क्या हैं? हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 10-15 हज़ार रुपये सैलरी कमाने वाला बंदा घर का खर्चा कैसे चलाएगा? बात तो ठीक है कि 10-15 हज़ार रुपया अगर कोई शख्स कमा रहा है, क्या है 10-15 हज़ार रुपया? यानी ये वो पैसे हैं कि आपने रोज़ अपना घर चलाना है, रोज़ खाना खाना है, उसके अलावा आपने यूटिलिटी बिल्स जो हैं पे करने हैं, कोई किराए पर रहता है, किराएदार ने अपना किराया अदा करना है मालिक मकान को, उसके अलावा बच्चों ने स्कूल में पढ़ना है। तो ये लोग कैसे, अगर आप चाहते हैं कि तालीम आम हो, हर बच्चा स्कूल जाए, तो आपको लगता है कि 15,000 रुपये या 20,000 रुपये में ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि हर बच्चा स्कूल भी जाए, वो अच्छी तालीम भी हासिल करे और आगे जाके उसका फ्यूचर ब्राइट हो? इस तरह से तो चीज़ें ठीक नहीं होने लगी हैं, ख़ास तौर पे उन दिनों में जब आप कहते हैं कि कोरोना की वजह से हालात जो हैं ख़राब हैं, हालात बुरे हैं, तो आप फिर मज़ीद टैक्सेस भी लगा देंगे। तो अब ना भाईजान, कोरोना तो अभी की बात है ना, तो कोरोना को सालों साल थोड़ा ना चल रहा है, कोरोना तो अभी की बात है। ये तो हुकूमत का रोना कब से चल रहा है, हुकूमत का रोना तो कब से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, ये 17% वाला जो मामला है कि सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा मज़ीद, इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है जब से ये नोटिफिकेशन आया? अभी तो नोटिफिकेशन आया है जी, सुनने में आया है, लेकिन लोग अभी देखेंगे। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया तो ये इनको डेफिनेटली देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर हम यही बात कर रहे हैं कि अगर ये इजाफी 17% देते हैं मज़ीद, जो पहले टैक्स दे रहे हैं वो अलग है, तो ये जो यहाँ पे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, इन पर किस तरह से इसका इफेक्ट होगा? भाई मेरे आप बता क्या करें इनके खर्चे का? उनका गवर्नमेंट खुद उठा लेना सारा खर्चा, ये सारा परसेंट गवर्नमेंट ले, सारा परसेंट वो लेके जा रही है, तो गरीब कारकुन का क्या होगा ये बताएं मुझे, उसका खर्चा कहाँ से चलेगा? गवर्नमेंट ने क्या उठाना है? गवर्नमेंट तो खुद हम पे चल रही है। क्या सारा परसेंट लेके चले जाएगी और सारा ले जाए? नो, उनको नहीं चाहिए ये।
मतलब नहीं होना चाहिए अभी क्या? नहीं होना नहीं जी, इनका भी कहना है कि ये जो टैक्स इम्पोज किया गया है सेल्स टैक्स, ये नहीं होना चाहिए। और एक साहब ने तो ये भी मशवरा दिया है कि जो 17% है ये आप ले लें, लेकिन फिर जितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करें इनका जो रोज़गार है फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे, या इनके जो पैसे हैं जो सैलरी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे। लेकिन यकीनन रियलिस्टिकली अगर बात की जाए तो ऐसा होता नहीं। यकीनन जो शोरूम पे काम कर रहा है उस शोरूम वाले ने पैसे देने हैं, मगर अगर बचत होगी तब ही पैसे दिए जाएंगे। मगर अभी तो सूरत हाल यही है कि जो जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर उसकी या तो सैलरी कम हो गई है या वो शख्स बेरोज़गार हो गया। हमने बेरोज़गार अफराद बहुत सारे देखे हैं कि कोरोना आया था जी, और कोरोना की वजह से बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। मगर बेरोज़गारी को बहाल करने के लिए, लोगों को रोज़गार मज़ीद देने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करिए, ये यकीनन एक बहुत सब बड़ा निशान है, सवालिया निशान है। लेकिन टैक्सेस हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई नया टैक्स जो है वो लगा दिया जाता है। कोई ना कोई अशिया ज़रूरिया या अशिया ख़ुरनोश जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। आप चीनी की बात कर लें, आप आटे की बात कर लें, आप सब्जियों की बात कर लें, आप कोई चीज़ उठा के देख लें, लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। एक बैलेंस जिसकी हम बात करते हैं वो बरकरार नहीं रहा, एक तवाज़ुन नहीं है कि एक शख्स सैलरी जो है वो आ रही है वो नहीं बढ़ रही, वो नीचे चली गई है। हमने टैक्स को तो शुगल समझ लिया हुआ है, हर काम पे टैक्स, कार्ड पे टैक्स, जिस चीज़ पे उस पर टैक्स, रिचार्ज कार्ड करवा लें उस पर टैक्स होता है, हर चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है। अब तो यकीनन देखें टैक्सेस लगने भी चाहिए, टैक्सेस होने भी चाहिए, मगर ये ज़रूर देखना चाहिए, टैक्स होने चाहिए, मगर ये टैक्स होने चाहिए, देखना चाहिए, हर चीज़ पे टैक्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी का काम भी जाएंगे उस पर टैक्स लग जाएगा, गाड़ी में बैठो उस पर टैक्स। मगर जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि टैक्सेस आप ज़रूर लगाएं, मगर ये ज़रूर देख लें कि लोग जो हैं वो कुछ कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। एक तरफ लोग कमा कुछ नहीं रहे, जो पहले कमाते थे उससे कम अब उनको मिल रहा है, मगर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इस तरफ हुकूमत को सोचना पड़ेगा, या तो वहाँ पे रिलीफ दें कि उनके अखराजात जो हैं वो भी कम हो जाएं। अगर आप टैक्सेस लगा रहे हैं तो वो सैलरी नहीं बढ़ रही। तो ये तवाज़ुन जो है बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।